नमस्कार दोस्तों। डिमांड क्या होती है? क्या सिर्फ किसी चीज को चाहना वही डिमांड है? सोचो, तुम अपने दोस्त के साथ मॉल गए हो। एक शोरूम के बाहर तुम्हारी नजर एक लेटेस्ट आईफोन पर पड़ गई। फोन देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आती है, यार ये फोन तो कमाल का है, काश ये मेरे पास होता। अब मुझे बताओ, क्या इस मोमेंट इकोनॉमिक्स के हिसाब से तुम्हारी आईफोन की डिमांड क्रिएट हो गई? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, मुझे फोन चाहिए तो डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स का जवाब है नहीं। और इसी एक पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझ गए तो पूरा डिमांड चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। इस चैप्टर में हम डिमांड को डिफिनेशन रट कर नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, ताकि एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी इकोनॉमिक्स का लॉजिक समझ आए। सबसे पहले एक बात याद रखिए, हर इंसान की लाइफ में हजारों डिजायर्स होते हैं। किसी को BMW चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप करनी है, किसी को करोड़ों का बंगलो चाहिए, किसी को लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप चाहिए। लेकिन क्या दुनिया के हर इंसान की इन सब चीजों की डिमांड है? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ किसी चीज को पसंद कर लेना ही डिमांड होता तो दुनिया का हर आदमी लग्जरी कार का कस्टमर होता। इकोनॉमिक्स डिजायर और डिमांड के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस करती है। डिजायर सिर्फ मन की इच्छा है, जबकि डिमांड उससे कई कदम आगे की चीज है। अब मान लो एक स्टूडेंट के पास सिर्फ 5,000 है और उससे 1 लाख का लैपटॉप बहुत पसंद है। उसके अंदर डिजायर तो है, लेकिन उसके पास लैपटॉप को खरीदने की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए इकोनॉमिक्स कहेगी कि उसके पास लैपटॉप की डिमांड नहीं है। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन के पास 50 लाख बैंक अकाउंट में पड़े हैं। वो आसानी से लैपटॉप खरीद सकता है, लेकिन उसे लगता है कि उसका पुराना लैपटॉप परफेक्टली काम कर रहा है और नए लैपटॉप पर पैसे खर्च करना बेकार है। इस सिचुएशन में उसके पास एबिलिटी टू पे है, लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है। इसीलिए यहां भी डिमांड क्रिएट नहीं होती। मतलब डिमांड तभी बनेगी जब तीन कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होंगी: डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे। इनमें से एक भी कंडीशन अगर मिसिंग हुआ तो इकोनॉमिक्स उसे डिमांड नहीं मानता। इसी वजह से इकोनॉमिक्स डिमांड को डिफाइन करते हैं कि डिमांड किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जिसे कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर खरीदना चाहता हो और खरीदने की कैपेसिटी भी रखता हो। इस डिफिनेशन का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इस डिफिनेशन को सिर्फ याद किया और समझा नहीं तो आगे जाकर डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी सब कंफ्यूजिंग लगने लगेंगे। इसलिए डिफिनेशन को टुकड़ों में समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्वांटिटी। इकोनॉमिक्स कभी नहीं कहती कि मुझे कार की डिमांड है। इकोनॉमिक्स हमेशा क्वांटिटी की बात करती है। मतलब मुझे एक कार, 2 शर्ट, 5 किलोग्राम चावल या 10 नोटबुक्स चाहिए। डिमांड हमेशा मेजरेबल होनी चाहिए। इसलिए इकोनॉमिस्ट डिमांड को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। जब तक क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं होगी, डिमांड कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। डिफिनीशन का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एट अ गिवन प्राइस। प्राइस का डिमांड से इतना गहरा रिलेशन है कि पूरा चैप्टर इसी रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमता है। सोचो, पिज्जा की प्राइस 100 रुपये है तो शायद तुम 2 पिज्जा ऑर्डर कर दो। लेकिन अगर वही पिज्जा 500 का हो जाए तो तुम सोचोगे कि एक ही काफी है, या शायद बिल्कुल ना लो। मतलब सिर्फ प्राइस बदलने से तुम्हारी बाइंग क्वांटिटी चेंज हो गई। इसीलिए डिमांड को हमेशा किसी स्पेसिफिक प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में मेजर किया जाता है। प्राइस बदल गया तो डिमांड भी बदल सकती है। डिफिनेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मान लो मैं तुमसे पूछूं, तुम दूध कितना खरीदते हो? क्या इसका आंसर दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि पर डे, पर वीक, पर मंथ या पर ईयर। हो सकता है तुम रोज 1 लीटर दूध लेते हो, लेकिन महीने भर में 30 लीटर हो जाए। इसीलिए डिमांड को हमेशा किसी फिक्स टाइम पीरियड के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। इकोनॉमिक्स में टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्राइस। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। रोहन हर संडे डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करता है। जब पिज्जा 200 का होता है तो वो 2 पिज्जा लेता है। अगर अगले संडे कंपनी डिस्काउंट देकर प्राइस 150 कर दे तो हो सकता है वो 3 पिज्जा ऑर्डर कर ले।
यहां ध्यान दो कि रोहन बदला नहीं है, पिज्जा भी वही है, सिर्फ प्राइस बदली है और उसकी बाइंग क्वांटिटी बदल गई। इसी ऑब्जर्वेशन से इकोनॉमिस्ट ने डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप को स्टडी करना शुरू किया। यहां पर एक और कंफ्यूजन आता है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्या है, यानी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्या है। ये दोनों सेम नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, लेकिन डिमांड एक पूरा रिलेशनशिप है जो बताता है कि अलग अलग प्राइसेस पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। मान लो 50 पर डिमांड 10 यूनिट का है, 40 पर 15 यूनिट का, 30 पर 20 यूनिट का, तो ये पूरा रिलेशनशिप डिमांड है, जबकि 40 पर सिर्फ 15 यूनिट खरीदना क्वांटिटी डिमांडेड है। एग्जाम में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी एक कंज्यूमर की डिमांड, जैसे सिर्फ रोहन कितने पिज्जा खरीदता है। लेकिन मार्केट डिमांड का मतलब है कि मार्केट के सारे कंज्यूमर्स को मिलाकर टोटल डिमांड कितनी है। अगर रोहन 2 पिज्जा लेता है, श्याम 3 लेता है, सोहम 5 लेता है, तो मार्केट डिमांड 10 पिज्जा की हो गई। यानी इंडिविजुअल डिमांड एक पर्सन की बाइंग बिहेवियर बताती है, जबकि मार्केट डिमांड पूरे मार्केट की बाइंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्शन डिसाइड करना होता है, इसलिए उसके लिए मार्केट डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब सवाल आता है कि डिमांड को इन्फ्लुएंस कौन करता है? क्या सिर्फ प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल नहीं। प्राइस तो सिर्फ एक फैक्टर है। किसी भी कमोडिटी की डिमांड पर कंज्यूमर की इनकम, उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस, फैशन ट्रेंड, सीजन, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस भी इफेक्ट डालती है। जैसे एसी की डिमांड गर्मी में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, चाय की डिमांड के साथ चीनी की डिमांड भी जुड़ी होती है। कॉफी महंगी हो जाए तो लोग चाय की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डिमांड एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। इसी रिलेशनशिप को मैथमेटिकली डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसका सिंपल मतलब यह है कि डिमांड सिर्फ प्राइस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कई वेरिएबल पर डिपेंड करता है। अगर इनकम बढ़ जाए, टेस्ट चेंज हो जाए या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस बदल जाए तो डिमांड भी चेंज हो जा सकती है। इस चैप्टर में आगे चलकर हम इन सब वेरिएबल्स को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स डिमांड को बढ़ाता है और कौन से फैक्टर्स डिमांड को घटा देते हैं। अब इकोनॉमिक्स में डिमांड को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जिसमें डिफरेंट प्राइसेस के सामने डिफरेंट क्वांटिटीज लिखी होती है। वही डेटा जब ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है तो डिमांड कर्व बन जाता है। यह कर्व जनरली लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है, लेकिन यह नीचे की तरफ ही क्यों जाता है? प्राइस और डिमांड के बीच अपोजिट रिलेशनशिप क्यों होता है? क्या यह हर सिचुएशन में सच होता है? और अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो कौन सी है? यही इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से समझेंगे। उसके बाद तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ याद नहीं रहेगा, बल्कि उसका लॉजिक भी हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। धन्यवाद।